स्टडीज बताती हैं कि 2020 के बाद भारत में इंश्योरेंस के प्रति रुझान बहुत बढ़ गया है। और अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो कोरोना ने आके सबको हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक किया है। लेकिन क्या है वो पॉइंट्स जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हम सभी को ध्यान रखने चाहिए, ताकि बाद में लेने के देने न पड़ जाएं। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, आपके हेल्थ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ शुरू करते हैं आपको आपके टैक्स और पैसे का स्वामी बनाने का ये सफर। सबसे पहला पॉइंट है कि जिस भी कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस कंपनी के हॉस्पिटल नेटवर्क को चेक करना। यानी आप वो लिस्ट चेक करें जिसमें आपके शहर या आपके आसपास जहां पर भी आप संभावित इलाज करा सकते हैं, वो सारे हॉस्पिटल की लिस्ट उस पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल में होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है स्टार्ट अर्ली। इसका मतलब ये है कि अगर आप यंग एज पर हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करते हैं तो हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस होती हैं। और अगर आप यंग एज पे शुरू करते हैं तो एक तो प्रीमियम आपका कम होता है, साथ ही साथ जो शुरुआत का वेटिंग पीरियड या रेस्ट्रिक्शन होता है वो सारा भी ऐसी अवस्था में ही निकल जाता है, और आपका जब एज बढ़ती है तब तक सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को देखें। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब यह है कि यदि आप एक सिंगल व्यक्ति हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपके लिए सिंगल प्लान ही ठीक रहेगा, और यदि आप अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो फिर आपके लिए फैमिली प्लान ही ठीक रहेगा, जिससे आपकी बचत भी होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार के हिसाब से, अपने हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ना कि आपको जो एजेंट कह रहा है वो पॉलिसी लेनी होगी। जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें। अब ये क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और कंपनी ने उसमें से कितने क्लेम्स का पेमेंट किया। यानी ये अगर हायर है तो आपको भी आपके क्लेम का सेटलमेंट यानी पेमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अपनी सारी प्री एग्जिस्टेड बीमारियों को डिक्लेयर करना। यानी जब आप हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय आपको जो भी उस समय आपके पास जो बीमारियां हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज है या थायराइड है या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो वो उस फॉर्म में जरूर लिखें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है बाद में क्लेम के समय आपको गलत जानकारी देने की वजह से या जानकारी न देने की वजह से क्लेम न मिले। अगला पॉइंट है रिन्यूअल को लाइफ टाइम ऑप्शन न मिलना। कुछ पॉलिसीज ऐसी आती हैं जिसमें लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं होता है, यानी एक सर्टेन एज के बाद उसमें रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। यदि आपकी पॉलिसी ऐसी है तो आगे जाके आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चेक योर सब लिमिट्स। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि यदि आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है और क्लेम करते वक्त अगर हॉस्पिटल में बिल आया 2 लाख रुपए, तो क्योंकि वो लिमिट के अंदर है तो आपको वो पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। क्यों ऐसे ही सोचते हैं ना आप? लेकिन हाँ, रुकिए, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ सब लिमिट्स होती हैं। कैसी सब लिमिट्स? जैसे कि उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसमें पर डे का रूम रेंट का जो आपको अलाउ था, जो लिमिट थी, वो थी 2500 रुपए मान लेते हैं, और आपके जो हॉस्पिटल में जो लगाई वो थी 6000 रुपए। तो आपको पूरा रूम रेंट डेली का नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो कि आपकी लिमिट तो ज्यादा थी, 5 लाख थी, उसके बावजूद भी 2 लाख का बिल आने के बाद भी सब लिमिट से आपकी कटौती हो गई। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि किस तरीके से एक्सक्लूजन्स को चेक करना। एक्सक्लूजन्स का मतलब जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स हैं उनको चेक कर लें। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि जनरली प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, या कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं। कुछ बीमारियां, प्री एग्जिस्टेड बीमारियां, जो कि शुरुआत में, शुरू के सालों में नहीं काउंट होती। जनरली ये 48 महीनों तक धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती हैं। उनसे रिलेटेड क्लेम आपको या तो नहीं मिलता है शुरुआत में, या पार्शियली मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट ये है कि कुछ कंपनियां को पेमेंट क्या होता है? कुछ कंपनियां अपने आप को, अपनी कंपनी को कम्पिटिटिव बनाने के लिए, मार्केट में कंपटीशन करने के लिए अपने प्रीमियम को कम कर देती हैं, और कम करके आपको लगता है कि अरे 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूं मैं और इतने रुपए का प्रीमियम एक्स कंपनी का है और इस कंपनी का तो बहुत कम प्रीमियम है, और आप उस कंपनी का ले लेते हैं। तो क्या करती हैं कुछ कंपनियां कंपटीशन को फेस करने के लिए को पेमेंट क्लॉज डाल देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, को पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे इंश्योरेंस में आपने क्लेम किया 2 लाख रुपए और आपका बिल आया 2 लाख रुपए, तो
अगर उसमें को पेमेंट क्लॉज है, सपोज मान लेते हैं 10% का, तो 20,000 रुपए आपको देना ही देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ ये एक पार्शियल हेल्थ इंश्योरेंस है। तो को पेमेंट क्लॉज को ध्यान से देखें। अगला और 10वां पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि किसी भी पॉलिसी को लेते समय उससे रिलेटेड डिस्काउंट्स का और विशेष रूप से जो इंसेंटिव मिलते हैं उनका विशेष ध्यान रखें। कैसे डिस्काउंट्स? जैसे कुछ कंपनीज 2 या 3 साल का 1 साल प्रीमियम देने पर डिस्काउंट देती हैं, वो ध्यान रखिए। दूसरा, यदि आपने पिछले साल में प्रीमियम तो दिया लेकिन कोई भी इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं किया, यानी इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस, तो वो आपको अगले साल के प्रीमियम में डिडक्शन के रूप में, डिस्काउंट के रूप में मिलता है। और तो और आजकल कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने पर भी डिस्काउंट देती हैं। जैसे आप कितना वॉक करते हैं या कितना वर्कआउट करते हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका अगला प्रीमियम कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये तो थे 10 पॉइंट्स जो आपने और हमने मिलकर डिस्कस किए। चलिए आज इसी पॉइंट पर एक आपको बोनस टिप भी मैं देता हूं। अगला बोनस पॉइंट ये है कि जो भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को 2 तरीके से पेमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है? या तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को, जिसको कैशलेस बोलते हैं, या फिर इलाज हो जाने के बाद हमने पैसा पूरा हॉस्पिटल को दे दिया, इलाज हो जाने के बाद हमारे बिल सबमिट करने के बाद वो हमें पेमेंट दे सकती है। लेकिन मेरे को आपको समझाना ये है कि आजकल का जमाना है कैशलेस, तो जहां तक हो सके आप कैशलेस पॉलिसी ही लें और ऐसे ही हॉस्पिटल में इलाज करवाएं जहां पर कैशलेस फैसिलिटी हो। नहीं तो आपको क्या होगा, एक तो उस इमरजेंसी में जब आपका कोई रिलेटिव या आप बीमार होंगे उस समय कैश को इकट्ठा करने की परेशानी होगी, साथ ही साथ एक और परेशानी ये है कि बाद में जब इलाज हो गया और आपने बिल सबमिट किए और कोई बड़ा डिडक्शन हो गया तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो मैं तो अब यही कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी हो चुकी है। और हाँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे डिडक्शन मिलती है, धारा 80D में क्या डिडक्शन मिलती है, ये जानना चाहते हैं तो हमारा इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो जरूर देखें। और मैं हमेशा की तरह जैसा कहता हूं कि देखते रहिए, सीखते रहिए और बनिए अपने टैक्स और पैसे के स्वामी।